हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरटी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसी सर्किट विद इंडक्टर ओनली। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर जो है बच्चों, उसकी शेप इस तरीके से बनती है, उसका सिंबल ये है और एल इज उसकी इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये एक एसी सप्लाई के साथ इस तरीके से लगा हुआ है और इक्वेशन ऑफ ईएमएफ आप सभी बच्चे जानते हैं। वो कितनी होगी बच्चों? E इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। मैं लेट करके चल रहा हूँ कि ये जो इंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है। अगर बहुत स्मॉल है तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल है इंडक्टर का तो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा। अगर इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ये हो गई तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगी सर? रजिस्टर के केस में बोथ ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। अब करते हैं इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट के लिए सर हमारे पास यहाँ पर जो अप्लाइड ईएमएफ है, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इंडक्टर के थ्रू, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस होता है, वो कितना होता है? अप्लाइड ईएमएफ। अगर मैं यहाँ एसी सप्लाई के थ्रू दूँ E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? अगर यहाँ से मैं अगर 5 वोल्ट की सप्लाई दूँ तो इंडक्टर अपने अंदर -5 इंड्यूस कर लेता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड ईएमएफ ही माइनस एल डी आई बाई डी टी लेता हूँ तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी इंडक्टर में? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो E इक्वल्स टू प्लस एल डी आई बाय डी टी बन जाएगी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर। चलो अभी इसको इक्वेशन नहीं डालते, अब हम क्या करते हैं, करंट चाहिए। तो डी टी को यहाँ पुट कर दो, E इंटू डी टी हो जाएगा बाय एल हो जाएगा, यू कैन राइट डी आई। तो दिस इज माई डी आई, दिस इज करंट। अब E की जगह वी कैन पुट E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। ये हो गया आपके पास डी आई। अब टोटल करंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो कहता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं यहाँ इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये डी आई बन जाएगा, ई नॉट बाय एल आपका बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। अब डी आई का इंटीग्रेशन बच्चों आई होता है, ई नॉट बाय एल हो जाएगा, साइन इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय ऑफ ओमेगा। क्लियर होता है यहाँ तक? आप माइनस का साइन बाहर ले लीजिए, माइनस ऑफ ई नॉट बाय ओमेगा एल हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो वी कैन राइट आई, यहाँ पर बन जाएगा माइनस ऑफ, इसको हम लेट कर लेते हैं आई नॉट साइन ऑफ 90 दैट इज पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा दैट इज कॉस्ट ओमेगा टी। और माइनस का साइन अंदर पुट कर देंगे तो आई जो हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 बन जाएगा। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि सर अगर मेरा अप्लाइड ईएमएफ दैट इज E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो उस टाइम करंट जो है साइन के ओमेगा टी से 90 डिग्री कम है। साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 मतलब कि ईएमएफ जो है वो लीड कर रही है, आगे की तरफ है बाय करंट कितने से? 90 डिग्री से। तो कहता है हियर ईएमएफ लीड्स एंड करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेरिवेशन है, ये आपके पेपर में बहुत बार आई है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने लेट कर रखा है ई नॉट बाय ओमेगा एल को आई नॉट। तो सिंस ई नॉट बाय ओमेगा एल जो है वो आई नॉट की बराबर है। अब ई बाय आई की रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वी कैन राइट ई नॉट बाय आई नॉट विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एल की बराबर। ई नॉट बाय आई नॉट दैट इज
रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ओमेगा एल को अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा, दैट इज एक्स एल। एक्स थोड़ा आपको कैपिटल लेटर में बनाना है और एल का साइज जो है हमें छोटा करना है। तो एक्स एल जो होता है बच्चों, उसका नाम होता है इंडक्टिव, इंडक्टर के थ्रू है, तो ये इसका नाम आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जिसके कारण इसकी यूनिट जो बनती है वो ओम ही बनती है। एक्सएल की यूनिट कितनी बनती है? ओम। तो एक्सएल रेजिस्टेंस है, दैट इज एक्सएल जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का, ठीक है। तो वो कितना है? दैट इज ओमेगा एल की बराबर है। क्लियर? अगर एक्सएल ओमेगा एल है, सिंस ओमेगा किसके बराबर होता था सर? 2 पाई फ्रिक्वेंसी के, फ्रिक्वेंसी को मैं एफ ले रहा हूँ, तो एक्सएल जो है वो हो जाएगा 2 पाई फ्रिक्वेंसी एल, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल सेल्फ इंडक्टेंस वाला कांस्टेंट। तो एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ फ्रिक्वेंसी का एक्सएल के साथ, तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से पूछा जाता है और बनता है। तो ये हो गया दैट इज फ्रिक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये सारा एसी सप्लाई के थ्रू कनेक्शन हो रहा है। अगर डीसी सप्लाई होती तो फ्रिक्वेंसी 0 होती है। तो फॉर डीसी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 0। एक्सएल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अगर यहाँ तक समझ में आता है, अब इसका आता है बच्चों एक फेजर डायग्राम और एक वेव डायग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं, एक वेव डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ईएमएफ जो होगी वो तो हमेशा इस तरीके से प्लॉट होता है, दैट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जब ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट 90 डिग्री कम है। कितनी है? 90 डिग्री कम है। तो कम है, तो अगर ईएमएफ अगर आपकी 0 है तो उस टाइम करंट 90 डिग्री कम होगी, तो बच्चों वो यहाँ कहीं होगी। तो ये इस तरीके से डॉटेड में जो बना रहा हूँ ये इक्वेशन ऑफ करंट मानी जाएगी, दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2। ये वेव डायग्राम आपको एग्जाम में बहुत बार आए हैं, मतलब आपके स्कूल के यूटी और फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, उसमें ये वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर ये वेव डायग्राम आपको क्लियर होता है तो अब इसके बाद आता है फेज़र। तो फेज़र डायग्राम जो होता है बच्चों, उसके केस में आपको इस तरीके से करना है, और ईएमएफ हमारा ओमेगा टी के एंगल पर है। तो दिस इज़ माई ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, और करंट 90 डिग्री कम है, तो ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा। तो याद रखना, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा करंट होगा, क्योंकि ओमेगा टी में से 90 डिग्री कम इस तरफ आता है। तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम, ये हमारा आई नॉट होगा। तो रिक्वेस्ट है इसको ड्रॉ करना सीखें, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें। और ये जितना भी कंटेंट हमने करा है ये इंडक्टर का है, इसमें पूछे जाने वाला पार्ट आपका मैक्सिमम 1 से 2 नंबर का होगा। थैंक यू वेरी मच।